हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है लीनियर अलजेब्रा के नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक्स को कुछ कुछ क्लियर किया था और कुछ कुछ हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग कुछ इन 4-5 टॉपिक्स के बारे में सीखने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉर्म इन आर एन मतलब वेक्टर का नॉर्म मतलब लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड, आर एन मतलब एन डायमेंशनल स्पेस में। डिस्टेंस देखने वाले हैं, एंगल देखने वाले हैं, प्रोजेक्शन, लोकेटेड वेक्टर्स क्या होता है ये देखने वाले हैं, हाइपरप्लेन्स, कर्व, स्पेशल वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। इन टॉपिक्स को आज हम लोग क्लियर करने का कोशिश करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें और जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं कृपया करके उन पे सिर्फ डिपेंड मत रहें। अपनी बुक्स निकाल के खुद से पढ़ने की आदत डालें और जितना हो सके उतना क्वेश्चन करने का कोशिश करें। हम लोग बहुत जितना हो सकता है उतना हेल्प कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंप्लीट है, तो जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे और खुद से सोचोगे नहीं तो कोई भी आपका कंप्लीट एक्चुअल में नहीं करा सकता है। ठीक है, तो आप खुद से पढ़ना सीखें और अपने से क्वेश्चंस निकाल के करना सीखें, तभी आप सीखोगे। और हम लोग से बहुत ज़्यादा आपको कई बार अच्छे अच्छे बुक्स को पढ़ोगे तो बहुत चीज़ आपको नया चीज़ सीखने को बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा और उसका मज़ा एक अलग आएगा। पर हाँ, उन चीज़ों को सीखने में ये सब चीज़ आपकी बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो है नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। नॉर्म या फिर लेंथ क्या है? नॉर्म या इसी को लेंथ कहा जाता है। लेंथ या इसी को आप लोग जो पढ़ते हो फिजिक्स में मैग्नीट्यूड कहा जाता है। आज जो इससे पहले मैंने एक कन्फ्यूजन के बारे में चर्चा किया था कि एक कन्फ्यूजन मेरे पास भी, जिसको मैं सवाल मैंने आपको भी दिया था। एक्चुअली मैंने कल परसों अपने टीचर से एक चीज़ को डिस्कस किया। बहुत डिस्कस करने के बाद मुझे एक चीज़ पता चला जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल करूँगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखते हैं हम लोग शेयर कब कर पाते हैं उसको। ऑफ अ वेक्टर लास्ट तक में मैं शेयर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉर्म या फिर लेंथ ऑफ अ वेक्टर, आपको पता है कि एक वेक्टर मान लेते हैं आपके पास है। देखिए, कॉन्सेप्ट मैथ्स में ज्यादा थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होगा। बेसिकली आपको चीजों को यूज करने आना चाहिए, चीजों को पहचानने आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि इसका कहाँ यूज करना और कहाँ यूज नहीं करना। जैसे एक वेक्टर है आपके पास, मान लेते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप। अभी ये वेक्टर किस में है? R3 में, यानी कि 3 डायमेंशन स्पेस में है। अगर मैं पूछूं कि इसका मेरे को लेंथ बताइए, मैग्नीट्यूड बताइए, तो आप फट से निकाल दोगे क्या? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये आपने कैसे निकाल दिया, तो चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। आप लोगों को पता होगा, शायद याद नहीं होगा। ये क्या है? ये है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ वेक्टर v। वेक्टर v का जो ये क्या है आपको लेंथ है। तो चलिए, एक वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर ये 3D स्पेस में है तो एक पॉइंट मान लेते हैं a कॉमा b कॉमा c है। इसी का ना पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये वेक्टर क्या कर रहा है, जहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे इस पोजीशन वेक्टर जब भी लिखा जाता है तो आर लिखा जाता है, वो बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अभी के लिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं। चलिए, नहीं तो आप बोलेगा सर पोजीशन वेक्टर को सर आर से दिखाते हैं। अभी देखिए, ये जरूरी नहीं कि वी ये पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि एक चीज बताइए, अभी मैं आप पहले इसको लिख देता हूँ जो मेरे को लिखना है, क्योंकि फिर से तब पेन ले लूंगा। देखिए, मान लेते हैं इसको आर। अभी अभी जो मैंने वी लिखा, अब सोचिए एक बात कि मैं ऐसा कह दूं कि एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट आपका दूसरा पॉइंट बी है, और ये कुछ x1 है, x2 है और x3 है, और ये कुछ y1 है, y2 है और y3 है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर ए बी वेक्टर दिखाऊं और इसी ए बी वेक्टर को मैं बी वेक्टर लिख दिया और मैंने बोला y1 माइनस एक्स वन ए के बराबर है, y2 माइनस x2 बी के बराबर है और y3 माइनस x3 सी के बराबर है, तो बताओ वी वेक्टर क्या लिखोगे आप? ए वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसा लिखोगे ना? तो जस्ट लाइक इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल मत समझिए ये पोजीशन वेक्टर है।
पर हाँ, डिस्टेंस निकालने का तरीका वही होगा, चाहे इसका भी आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे ना, क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यानी क्या, अंडर रूट ऑफ y1 माइनस x1 का स्क्वायर डॉट 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 ऐसे ही निकलेगा। तो उससे आप डिस्टेंस तो वैसे ही निकलेगा, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना आप जानते हो डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से। लेकिन मैं बेसिकली पोजीशन वेक्टर के बारे में एक चीज आप क्लियर रहे कि जब कभी भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट को स्पेस में दिखाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं उस पॉइंट का पोजीशन, और उसके साथ जो वेक्टर असाइन होता है उसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अभी फिलहाल मान लेते हैं ये आर वेक्टर है। अगर ये मैं बोलूं मैग्नीट्यूड अगर आपको लिखा है तो लेंथ, तो बताओ इस वेक्टर का लेंथ कैसे निकलेगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। आप यहाँ पे क्या लगाए, आप यहाँ पे लगाए डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए आप तो बोलोगे सर हमें तो मैग्नीट्यूड निकालने आता है, तो फिर से क्या पढ़ने की जरूरत है। चलिए इसको थोड़ा दूसरे तरीका से निकालने का प्रयास करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आर वेक्टर का डॉट हम लोग आर वेक्टर के साथ ही ले, अभी हम लोग 3D में कर रहे हैं फिर उसको जनरलाइज कर देंगे, डोंट वरी, कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर आर वेक्टर का, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस और थीटा। बताइए सेम वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से मेरे को बताइए आर वेक्टर, देखो जो कभी भी आर लिखा हूँ समझ जाओ वेक्टर में दिखा रहा हूँ, इसलिए बार बार एरो लिखने में समय टाइम पास होता है और कुछ नहीं। आर का स्क्वायर, बताइए आर का अगर हमें यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालना है तो आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर डॉट आर। मतलब क्या पता चला कि अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, एक वेक्टर का, आप उसके डॉट का क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। ये भी एक तरीका है जिससे आप एक वेक्टर का क्या निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो चलिए इससे जब मैग्नीट्यूड निकाले और इससे जब मैग्नीट्यूड निकाले दोनों तो सेम आना चाहिए क्योंकि वेक्टर तो वही है। इसी को लिखा जाता है आपके मैथ्स में लिखने का तरीका, जैसे कि देखिए आप बोलेगा सर क्यों लिखा जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मैट्रिक्स को पढ़ते थे ना, A11 A12 डॉट डॉट डॉट, क्यों अब ऐसा पढ़ा जाता है A11, मीनिंग तो दोनों का सेम है पर रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो अब हायर मैथमेटिक्स से जो कन्वेंशन यूज किया गया इसमें कोई बात थोड़ी है, जो समझने वाली बात है वो समझिए। इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है आपको डबल मॉडुलस से। ये होता है नॉर्म, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। यहाँ ये सब वेक्टर है, बार बार याद रखिए, नॉर्म। तो ये होता है अंडर रूट ऑफ आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। अब जिसने मेरा टेंसर एनालिसिस का वीडियो देखा होगा उसे बिल्कुल अच्छे से पता होगा आर डॉट आर का मतलब क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। और ये आर का स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लिख दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, इसलिए ई लिखने से पहले ये जब जनरलाइज में करूंगा ना तब आपको ये बताऊंगा, डोंट वरी। कि क्या है आर का स्क्वायर, तो बोलोगे सर आर का स्क्वायर, अब आर क्या है यही तो नहीं पता है ना। आर का स्क्वायर थोड़ी डायरेक्ट लिख दोगे, आर का स्क्वायर कब लिखा जाता है वो मैंने आपको टेंसर में बताया है। टेंसर में जो हम लोग लिखते हैं उस समय हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं क्योंकि वहां समेशन यूज होता है, इसलिए हम लोग वैसा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, हाँ तो चलते हैं, एक वेक्टर है हमारे पास ऐसा, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ से। तो बताइए अगर आर डॉट आर हम लोग निकाले तो बताइए क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप का डॉट उसी के साथ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर निकाले तो बताइए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगर हमें निकालना है आर का मैग्नीट्यूड तो वो क्या होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ आर डॉट आर, यानी कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि ये भी फार्मूला बिल्कुल वही रिजल्ट निकाल के दे रहा है जो आप सीधे डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल रहे थे। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपली या तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, नहीं तो थोड़ा सा स्टाइल में लिखना चाहते हैं तो आर डॉट आर का क्या लिख दे, अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट ले ले। तो अभी हम लोग जो देख रहे थे वो देख रहे थे 3 डायमेंशनल स्पेस में, मतलब 3D स्पेस में। अब चलिए इसी चीज को हम लोग प्रयास करते हैं जनरलाइज करने की। अब देखिए मान लेते हैं कि हमारा जो इस बार आर वेक्टर है वो आर वेक्टर n डायमेंशन में है, तो x1 e1 कैप, x2 e2 कैप डॉट 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 xn en कैप। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट आपसे पूछूं तो आप खटाक से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे,
और सीधे बोल दोगे x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस xn का स्क्वायर। यहाँ पे ये कहाँ पे है, ये है Rn, मतलब n डायमेंशनल स्पेस में। अगर मैं नॉर्म की तरह पूछूं, अगर मैं इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करो, आपकी क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर r वेक्टर का डॉट r वेक्टर के साथ, r वेक्टर का डॉट लोगे तो क्या हो जाएगा, डॉट लोगे तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 xn का स्क्वायर, सेम रिजल्ट आने वाला है। तो बेसिकली ये है आपका क्या है, ये है बेसिकली आपका n डायमेंशनल स्पेस में एक वेक्टर का क्या, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ कहो, मैग्नीट्यूड कहो, या इसी को क्या कहा जाता है, नॉर्म कहा जाता है। बात समझ में आ रही है, नॉर्म कहा जाता है। और आपको पता है मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये जो आपका मैग्नीट्यूड है भाई, किसी का मैग्नीट्यूड जो होगा या तो जीरो होगा या तो मतलब जीरो से बड़ा होगा। जीरो कब होगा, जीरो तभी ना हो सकता है जब ये वेक्टर ही जीरो हो जाए। ये ये जो है, ये क्या कहते हैं, ये आर का मैग्नीट्यूड जीरो कब होगा, जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ, कब होगा, जब आर वेक्टर क्या हो जाए, एक जीरो वेक्टर हो। आर वेक्टर एक जीरो वेक्टर हो तब जाके ये क्या होगा, इसका वैल्यू जीरो होगा। या फिर आर आर वेक्टर जीरो वेक्टर लिखो, या आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, डायरेक्ट जीरो हो जाए, मतलब वही हुआ कि आर वेक्टर जीरो वेक्टर होगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है ना। तो ये क्या हुआ कि एन डायमेंशनल स्पेस में किसी एक वेक्टर का, अब वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर भी हो सकता है, वो वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर भी हो सकता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसे कि मान लेते हैं अभी 3 है लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको मैंने P बोला है और उसका कोऑर्डिनेट मैंने लिखा है x1 x2 डॉट 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 xn में है। और यहाँ पे एक पॉइंट Q है जिसको मैंने लिखा है y1 y2 डॉट 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 yn में लिखा है। अब मैं आपसे पूछूँ बताइए मेरे को PQ जो वेक्टर है, तो PQ वेक्टर पहले लिखाएगा कैसे, इसको समझते हैं। तो बताइए PQ वेक्टर क्या होगा, PQ वेक्टर अगर मतलब इसको, अब OQ वेक्टर पहले मैं आपको लिख देता हूँ, OP वेक्टर। आप बोलोगे कि बताइए तो ये कैसे आया, जरा बोलिए तो। बहुत को नहीं पता होगा क्योंकि ये 12th की चीज है। अरे भाई, क्यू पॉइंट कोई है तो इसका कोई पोजीशन वेक्टर होगा, मान लेते हैं आर, इसको बोल लेते हैं ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर है और इसका भी कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, ओपी वेक्टर है। अब बताइए यहाँ पे एक ट्रायंगल लॉ लग रहा है ना, अगर हम लोग पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे दिखा है, ट्रायंगल लॉ क्या लग रहा है, ये है पी क्यू वेक्टर। ट्रायंगल लॉ लगाइए, ट्रायंगल लॉ अगर लगाइएगा बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन लगाइएगा तो बताइए क्या लिखेगा, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर बराबर ओ क्यू वेक्टर। अरे देखो ना रे, ये प्लस ये रिजल्टेंट के बराबर होगा ना। तो बताइए पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। इसलिए बेसिक्स मैंने बार बार बोला है कि क्लास 12th का अगर जिसको मैथ 11 का नहीं आता है उसको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो बताइए ये तो हो गया वेक्टर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वेक्टरों दिखा दीजिए क्या दिक्कत है। y1 माइनस एक्स वन ई वन कैप, y2 माइनस एक्स टू ई टू कैप, इसी तरह डॉट 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 yn माइनस एक्स वन एक्स एन ई एन कैप। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भाई साहब पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप खटाक से बोल दीजिएगा, क्या बोल दीजिएगा, बोल दीजिएगा y1 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर डॉट 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 प्लस yn माइनस एक्स एन का होल स्क्वायर। या तो डायरेक्ट लिखना हो आप बोल दीजिएगा कि पी क्यू वेक्टर का डॉट कर दो पी क्यू वेक्टर के साथ, तो वही आ जाएगा। तो ये किसी भी वेक्टर के लिए सही है, पर हाँ स्पेस फिक्स कर दीजिएगा दोनों वेक्टर। अब देखिए एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, वही जो कंफ्यूजन वाली बात है ना वो मैं अब डिस्कस करता हूँ। देखिए क्योंकि यहाँ पे आप दो वेक्टर को घटा रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि दो वेक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकता है, जो कि मैं कंफ्यूजन को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब ये सही मौका है चौका लगाने का। अब देखिए हमारा जो कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन क्या था, कंफ्यूजन ये था कि हमें पता है कि अगर दो वेक्टर तभी ऐड हो सकता है, टू वेक्टर्स कैन ओनली added if their dimensions are same।
डायमेंशंस आर सेम। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, कंफ्यूजन को देख रहे हैं हम लोग। देखिए, मान लेते हैं कि वेक्टर v है जो कि है आई कैप प्लस जे कैप, और एक वेक्टर u है जो कि है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। तो बताइए, अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं मैट्रिक्स के फॉर्म में तो क्या लिखोगे? ऐसे लिख दोगे सिंपल, सॉरी, 1 और 1। और इसे अगर रिप्रेजेंट करूं तो कैसे लिख दोगे? 1 1 और 1, रो मैट्रिक्स यूज कर रहा हूं। अब बताइए, क्या ये ऐड हो सकता है? क्या ये ऐड हो सकता है क्या? अब देखिए, अगर एक मैट्रिक्स है V, दूसरा मैट्रिक्स है U, तो दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? दोनों जो मैट्रिक्स है उसका जो ये ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है? ऑर्डर mn, और इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? mn, तभी जाके ये डिफाइन होगा। लेकिन बताइए, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, तो क्या ये ऐड होगा? तो आप जितना मैट्रिक्स का नॉलेज जानते हो उसके बेसिस पे ये ऐड नहीं हो सकता है। लेकिन आप फिजिक्स में बोलोगे सर हम तुरंत कर सकते हैं। v प्लस यू बराबर इसको इसके साथ तो कितना हो गया? 2i कैप प्लस इसको इसके साथ तो 2j कैप, और मान लेते हैं यहाँ पे 0k कैप है, 0k कैप है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? k कैप। बात समझ में आ रही है ना? तो ये आप सीधे लिख दिए, पर आप इसको मैट्रिक्स की मदद से नहीं कर पाए। तो ये क्या हो गया? जबकि हम लोग जानते हैं कि पूरे वेक्टर को हम लोग मैट्रिक्स की मदद से कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ क्या कंफ्यूजन, क्या गड़बड़ी आ रहा है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा। अगर आप यहाँ ये बोलोगे कि सर यहाँ पे हम एक जीरो लिए हैं तो जीरो ऐड कर देंगे, भाई जीरो लेने से मैट्रिक्स से न बदल गया, तो वेक्टर तो आपका ओरिजिनल ये है ना, तब तो आप इसमें 1000 जीरो जोड़ सकते हो। अगर जीरो लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब तो आप 1000 जीरो जोड़ सकते हो ना, तो ये तो मैट्रिक्स ही बदल देगा, क्योंकि एलिमेंट ऐड हो जाने के बाद मैट्रिक्स बदल जाता है। और वेक्टर तो आपका 2 ही डायमेंशन का है, और अगर जीरो जोड़ सकते हो तो इसमें भी 10 जीरो जोड़ दो, उसमें भी 20 जीरो जोड़ दो। ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो यही कंफ्यूजन को मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। एक बात जो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, या मैंने भी ध्यान नहीं दिया जब मैं खुद इस चीज को स्टडी कर रहा था, वो ये है कि देखिए, किसी भी वेक्टर को लिखने से पहले, किसी भी वेक्टर को, देखिए ये जो बात मैं बता रहा हूँ ना, ये आप पूरे बुक को खुद से भी पढ़ लोगे तो तब भी आपके दिमाग में ये क्लिक नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी वेक्टर को लिखने से पहले, लिखने या कहिए डिफाइन, मैथमेटिकल टर्म में डिफाइन करने से पहले, किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने से पहले आपको आपको ये फिक्स करना होगा, ये फिक्स करना होगा कि वेक्टर का, या वेक्टर छोड़िए, वेक्टर कितने डायमेंशनल स्पेस में, कितने डायमेंशनल स्पेस में डिफाइन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बोला? देखिए, ये जो मैं बार बार बोल रहा था कि, ये जो बार बार बोल रहा था v एक वेक्टर है इन R3, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, ये हल्की बात नहीं है। देखिए एक चीज बता दे रहा हूं मैं, जब कभी भी आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा कि इसी एग्जांपल में, चलिए अब दूसरे पेन से लिखते हैं, जब कभी भी आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने से पहले ये बताना होगा कि वो कितने डायमेंशन में है। तो ये देखिए, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे जे कैप है, ये 2D डायमेंशन में है, और ये यू वेक्टर क्या है? यू वेक्टर है आई कैप, जे कैप और के कैप, ये 3D डायमेंशन में है। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो ये बोलना, और बोल रहे हैं फिर भी हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो आपको ये मैं बता दे, 2D का मतलब क्या हो गया? 2D का मतलब हो गया R2, और 3D का मतलब कितना हो गया? R3। तो इसका कभी भी एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है, इसको समझिए। देखिए, जब कभी भी आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर रिप्रेजेंट करना मतलब या तो सिंगल वेक्टर या तो डबल, या कोई भी ऑपरेशन वेक्टर पे लगा रहे हैं, तो आपको पहले डिफाइन करना होगा किस डायमेंशन में आप लगा रहे हैं।
ये R3 का या R2 का क्या मतलब आपको पता है? ये बताता है स्पेस के बारे में। ये क्या बताता है? n स्पेस है इसके पास। और R2 और R3 दोनों दुनिया अलग अलग है। ये एक अलग दुनिया का वेक्टर है, ये एक ऐसा दुनिया का वेक्टर है जिसमें दो ही डायमेंशन ही पॉसिबल है। और ये एक ऐसे दुनिया का वेक्टर है जिसमें तीन ही डायमेंशन पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? ये एक R3 का क्या मतलब हुआ? ये एक ऐसा दुनिया का वेक्टर है जिसमें तीन ही डायमेंशन पॉसिबल है। और ये एक ऐसा डायमेंशन का वेक्टर है जिसमें दो ही डायमेंशन का पॉसिबल है। अब आप बोलोगे सर तीन के अंदर तो दो छुपा ही हुआ है ना। एक बात बता दूं, अगर देखिए आपने अभी तक वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। जब आप वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि R2 जो है वो सबसेट नहीं है R3 का या सब स्पेस। ऐसा नहीं है। R2 जो है R3 का सबसेट नहीं है, यानी कि जिस तरह कहते हैं ना कि एक एलिमेंट का सबसेट, R3 जो है सॉरी R2 जो है R3 का सब स्पेस या सबसेट नहीं है। R3 एक अपना दुनिया है, R2 एक अपना दुनिया है। बात समझ में आ रही है? तो जब कभी भी आप ये वेक्टर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो या मल्टीप्लाई कुछ भी कर रहे हो वेक्टर के साथ, तो पहले आपको ये स्पेसिफाई करना होगा कि इस वेक्टर ये वेक्टर कितने डायमेंशन में है। अब देखिए, अगर आपने बोल दिया कि एक वेक्टर है जो कि R3 में है, R3 का मतलब हो गया इसके पास मैक्स कितना कंपोनेंट हो सकता है? 3 कंपोनेंट हो सकता है। ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है ना कि इसके पास I, J और K तीनों होना चाहिए। नहीं, ये सब जीरो भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं है। एक नहीं भी हो सकता है, तीनों जीरो भी हो सकता है, एक तीनों वन वन भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने बोल दिया कि एक वेक्टर है जो कि R3 स्पेस में डिफाइन है, तो उसका मैक्सिमम 3 कंपोनेंट पॉसिबल है। वो तीनों कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, दो जीरो भी हो सकता है। अगर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है ना कि देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझिए। अगर आपने बोला एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने बोला कि लेट अ वेक्टर इन R3, आपने ऐसा बोल दिया। चलिए एक आदमी को ऐसा दिखाया गया, ये है एक व्यूअर, इसको ऐसा बोला गया, ठीक है। और एक व्यूअर को ऐसा दिखाया गया, ऐसा लिख दिया गया आई कैप प्लस जे कैप। एक आदमी इसको देखता है। अगर मैं इससे पूछूं कि कितने डायमेंशन में भाई, इससे पूछूं कितने डायमेंशन में भाई है ये, कितना डायमेंशन है, तो ये बोलेगा 3। और अगर मैं इससे पूछूं कितना डायमेंशन है भाई, कितना डायमेंशन है भाई, तो पता है यही डिफरेंस होता है 12th और बीएससी में। बारीकी बारीकी। तो नॉट श्योर, अभी ये श्योर नहीं है। अभी ये श्योर नहीं है ये कितने डायमेंशन में है। ये n डायमेंशन में भी हो सकता है, ये 3 में भी हो सकता है, 2 में तो होगा ही, ये 5 में भी हो सकता है, ये 10 में भी हो सकता है, n-1 में भी हो सकता है। अगर आप इसको बोल रहे हो, अगर आप इसको बोल रहे हो ये n-1 में है, तो इसका n-2 जो कंपोनेंट्स है वो सब जीरो है। सिर्फ दो ही कंपोनेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू है, और सब कंपोनेंट का वैल्यू क्या है? 0 0 0 0 0। अगर आप 3 में बोल रहे हो तो इसका थर्ड डायमेंशन का वैल्यू क्या है? थर्ड डायमेंशन का वैल्यू 0 है। अगर आप 5 में बोल रहे हो तो तीन डायमेंशन ऐसे होंगे, तीन डायमेंशन ऐसे होंगे जिसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो ये वेक्टर किस डायमेंशन में है, ये बात ही बोलना इनकम्प्लीट है अपने आप में। पहले डायमेंशन फिक्स करिए तब बोलिए कि हाँ इस डायमेंशन में ये वेक्टर को डिफाइन किया गया है। मैं क्या बोल रहा हूँ इसको समझिए। अगर आप ये बोलते हो कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये वेक्टर कितने डायमेंशन में है, आप सीधे हाथ खड़ा कर देना, बोलना कि ये बताना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ये कितने भी डायमेंशन में हो सकता है। अलग बात है कि उस उन डायमेंशन का दिख रहा है 2 में, लेकिन और सब डायमेंशन का वैल्यू का कंपोनेंट 0 है। कंपोनेंट 0 का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो उस कंपोनेंट 0 का ये मतलब होता है कि उस डायमेंशन में उसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो डायमेंशन ही नहीं एग्जिस्ट करता है।
ये थोड़ी मतलब होता है, ये 5 डायमेंशन में भी हो सकता है, 6 डायमेंशन में भी हो सकता है। अलग बात है 2 कंपोनेंट 3 कंपोनेंट 0 0 है। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि आपको पहले आपको ये बोलना होगा कि कितने डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर, देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा, वेक्टर डिफाइन हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि एक वेक्टर v है जो कि डिफाइन हो रहा है R5 में। तो पता है ये वेक्टर कितने प्रकार का हो सकता है? देखिए देखिए मान लेते हैं कि E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप, E4 कैप, E5 कैप। ठीक है, आप इसको क्या बोलोगे? इसको तो देख के तुरंत बोल दोगे 5D, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा भी हो सकता है E1 कैप, E2 कैप, ऐसा भी हो सकता है, ये भी 5D है। तो बोलोगे सर 3 को कहाँ गया? इसका 3 को का कंपोनेंट का वैल्यू 0 है, 0 है, ऐसा भी हो सकता है। इसका क्या है? इसका 4 कंपोनेंट का वैल्यू 0 है। और ये 5 डायमेंशन, 5 स्पेस, मतलब 5 डायमेंशनल वाले स्पेस में ही डिफाइन है। एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी दुनिया जिसमें कितने स्पेस डायमेंशन हो? 5 डायमेंशन हो। जैसे R2 का मतलब हो गया एक ऐसी दुनिया जहां पे 2 डायमेंशन है, मतलब मैक्सिमम कंपोनेंट कितना आ सकता है? 2, मिनिमम 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। v बराबर 0 वेक्टर, ये भी कितना डायमेंशन में पता है? इसका 5 कंपोनेंट 0 है, लेकिन ये सब R5 में है, यानी कि 5 डायमेंशन में है। तो ये बिल्कुल देख के मत बोलिए कि इसका डायमेंशन इतना है, पहले ये बोलिए कि भाई इसको कितने डायमेंशन में डिफाइन किया जा रहा है। इसका एक वेक्टर का एक्चुअल मीनिंग होता है। जब आप एक वेक्टर को डिफाइन करते हो तो पहले आपको अपने स्पेस को फिक्स करना होगा कि हाँ, इस वेक्टर को मैं इतने डायमेंशन में डिफाइन कर रहा हूँ। अब अलग बात है उस वेक्टर का 5 डायमेंशन में तो 3 कंपोनेंट 0 है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आप पहले अपने स्पेस को फिक्स कर ले। जैसे कि हमारे यूनिवर्स का स्पेस कितना है? 4 डायमेंशनल है। अब उसमें एक वेक्टर को 3 में ही दिखाते हैं तो चौथा वाला 0 है वहां पे। तो अगर आप एक क्वेश्चन को बना रहे हो तो वहां पहले आप डायमेंशन को फिक्स करो कि कितने डायमेंशन में आप डिफाइन कर रहे हो, उसके बाद आप कुछ कर सकते हो। अब इस बात को समझने के बाद आपका वो कंफ्यूजन या मेरा भी कंफ्यूजन उसके बाद हो गया दूर। कैसे? देखिए, जैसे ही मैंने v वेक्टर लिखा i कैप प्लस j कैप, तो हमें पहले बोलना होगा ये सब वेक्टर किसमें है? R3 में है। ये सब वेक्टर किसमें है? R3 में है। इसलिए अगर आप लीनियर अलजेब्रा का बुक भी उल्टा के देखिएगा तो कोई भी वेक्टर को लिखने से पहले या कुछ भी लिखने से पहले बोल देगा कि डिफाइन इन Rn, डिफाइन इन R3, डिफाइन इन R5, डिफाइन इन R4। पहले बोल देगा कि कितने डायमेंशन में डिफाइन किया गया है, उसके बाद आगे उसको कुछ करना होगा तो करेगा। और 2 अलग-अलग डायमेंशन वाले को आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, मतलब जोड़ ही नहीं सकते हो। जैसे कि एक वेक्टर है R2 में, एक वेक्टर है R3 में, ये एक अलग दुनिया है, ये एक अलग दुनिया है, दोनों को आप नहीं जोड़ सकते हो। समझ रहे हो ना? और सब स्पेस जो आप बोलोगे तो सब स्पेस में कंडीशंस होते हैं, इतना आसान नहीं है सब स्पेस, डायरेक्टली सब स्पेस नहीं होता है ये। तो इसमें इंटीजर्स 3 ही है, 3 है, इसमें 2 है, तो नहीं होगा ये। तो पहले आपने अगर डिफाइन कर दिया कि ये R3 है, अब u वेक्टर आप ले रहे हो क्या? I कैप, j कैप और k कैप। तो R3 जैसे ही बोला तो तीसरा अपने आप 0 हो गया। अब जो आप मैट्रिक्स भी का दिखाओगे तो वो अपने आप, अगर 3 डायमेंशन है और 2 ही कंपोनेंट है तो एक अपने आप 0 लेना ही होगा। इसका मतलब ही यही है। और अगर आप v वेक्टर को दिखाओगे तो वो तो 1 1 1 1 और 1। अब देखो v प्लस u अगर करोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा आपका? 2 2 और 1। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि आपको पहले ये डिफाइन करना होगा कि आखिर हम लोग कितने स्पेस में वेक्टर को क्या कर रहे हैं, हम लोग कितने स्पेस में वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। पूरी लीनियर अलजेब्रा में या वेक्टर में आप इस बात का ध्यान रखिए कि चीजों को आप जितने डायमेंशन में डिफाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस होता है, ना कि पहले ऑपरेशन कर दीजिए तब डायमेंशन देखिए। जैसे कि वी वेक्टर लिख दिया तब बोले ओ आई कैप की मदद से आप बोलना चाह रहे हो कि ओ ये तो 2 डायमेंशन का। क्यों 2 डायमेंशन भाई? हजारों जीरो लगा के हम अगला डायमेंशन बना सकते हैं।
तो पहले आपको डायमेंशन डिफाइन करना होगा, नहीं तो वो बात ही बोलना अपने आप में अधूरा है। ये बात बोलना कि ये कितने डायमेंशन में है अपने आप में अधूरा है, क्योंकि मैं यहाँ पे जीरो जोड़ के लाखों डायमेंशन पैदा कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा थोड़ी है। पहले आपको ये बताना होगा कि कितने डायमेंशन में एक वेक्टर को आप डिफाइन कर रहे हो, और जैसे ही आपने बोल दिया हाँ 5 डायमेंशन, उसका अपने आप मतलब हो गया उसके पास 5 कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं। भले पांचों जीरो हो जाए, 3 जीरो हो जाए, 2 नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैट्रिक्स बनने समय वो सब इंक्लूड होगा, इसलिए अब जाके ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ। पूछिएगा, और भी आपको कुछ बात आती है तो आप खुद से समझ के सीखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अगर मैं बात करूं एक यूनिट वेक्टर आपके पास, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली बात है 1 होगा। इसको भी अगर आपको निकालना है तो यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, किससे? उसी से, तो आपको पता चल जाएगा। समझ रहे हो ना? तो एक यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? एक यूनिट वेक्टर निकलता है वो वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। ये हो गया यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका। बात समझ में आ रही होगी। तो यूनिट वेक्टर अगर उसका डॉट 1 होता है तो हमको पता है कि हम लोग मैग्नीट्यूड किसको दिखा सकते हैं? आर डॉट आर, यानी क्या? इससे पक्का क्या पता चला कि यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तब ना उसका रूट 1 आएगा। तो करके भी देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको संतोष नहीं हो रहा है तो कर लीजिए। v इक्वल्स टू आई कैप, जे कैप और के कैप। अब इसको यूनिट वेक्टर बनाइए, यूनिट वेक्टर बनेगा तो क्या हो जाएगा? 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। अब आप ले लीजिए यूनिट वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर, देखिए ये आ जाएगा 1। कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, इसको सॉरी इसको इसी से मल्टीप्लाई करेगा, इसको इसी से, तो 1 1 1 1 1 1 ऊपर में नीचे 3, तो 1 1 1 3 3/3 यानी कि 1 आ जाएगा। तो यहाँ तक आई होप आपके बड़े से खोपलैया में बातें जा रही होगी, बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? और पता है आपको कि एक खास वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर यूनिक होता है। अरे भाई, एक वेक्टर का 10 डायरेक्शन थोड़ी हो सकता है। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन बताने के लिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिक होता है, यूनिक। क्योंकि एक वेक्टर का एक ही डायरेक्शन हो सकता है। एक वेक्टर एक समय में 10 डायरेक्शन में होगा क्या? ये तो हम तो आज तक नहीं देखे हैं। एक वेक्टर एक ही समय में 10 डायरेक्शन में है। तो एक वेक्टर एक समय में आपका एक ही डायरेक्शन में होगा, ये बात बहुत आप अच्छी तरीके से जानते हो। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया भाई? कंफ्यूजन भी दूर हो गया। हमारा नॉर्म इन आर एन हो गया। अब देखिए, इसको टेंसर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूँ। अब बहुत को समझ नहीं आएगा तो हम आप टेंसर का वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए लिखते हैं। एक वी वेक्टर है। हम्म, 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 ला 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 ला। चलिए, अगर मैं लिखूं, क्या लिखूं? वी वेक्टर का नॉर्म लिखूं। वी वेक्टर का नॉर्म क्या होता है? वी वेक्टर का नॉर्म होता है, वी वेक्टर का नॉर्म होता है वी डॉट वी। अरे सब देखिए, मुझे भी पता है कि मैथ्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर हाँ, अगर आप समय देते हैं तो मैथ्स फिर आपको समझ में आने लगी। मुझे भी बहुत चीज समझ नहीं आता है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ चीजों को समझने की, जितना हो सकता है। देखो, एक इलॉन मस्क सर का आप सुने होंगे कोट बहुत सारा, लेकिन एक कोट जो मुझे बहुत फेवरेट लगता है कि किसी चीज को करने समय ये मत देखो कि नहीं होगा, ये देखो कि कैसे होगा। बस, तो कैसे होगा इस पे ध्यान दो, ये मत ध्यान दो कि नहीं होगा। कैसे होगा ये सोचिए, बस सब प्रॉब्लम हल हो जाएगा आपका। अब बताइए, वी के साथ डॉट के क्या होगा? x1 x1, x2 x2, x3 तुम बोलोगे सर आपका लगता है आज आप होश में नहीं है। अरे हम होश में ही है, मजा आ रहा है पढ़ाने में, इसलिए पढ़ा रहे हैं भाई। अब देखिए, क्या क्या यहाँ पे 1 1 है, डमी सफिक्स है क्या? यहाँ डमी सफिक्स है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया xi। तो बताइए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना?
क्योंकि यहाँ क्या है डमी सफिक्स। अन्य विश्वास है तो दूसरा ले लीजिए। दो आप ही एक वेक्टर में लगाए, दूसरों वेक्टर में लगाइएगा यही आएगा, तीसरों वेक्टर में लगाइएगा ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है डमी सफिक्स है। अय है अय है। ये क्या है, ये है आपका डमी 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 यानी कि नकली सफिक्स। तो आप ओवरऑल ये एडिशन को बता रहा है। आइंस्टाइन समेशन रूल टेंसर एनालिसिस का वीडियो देख लिए। तो ये हो गया टेंसर के फॉर्म में, जो कि मैंने वहां भी बताया था और यहाँ भी बताया। बहुत बुरा लगा मुझे। कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे कुछ नए बच्चे भी हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस यानी क्या, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस या दो वेक्टर के बीच में डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम निकाल चुके हैं इसे। तब देखिए, सबसे पहले तो डिफाइन करना होगा। डिफाइंड इन आर एन, मान लेते हैं डायरेक्ट एन में देखते हैं। मान लेते हैं कि वेक्टर वी है x1 e1 कैप, x2 e2 कैप, राइटिंग पे मत जाइए, xn en कैप, और एक u वेक्टर है। u वेक्टर क्या है, है यू वेक्टर है। अरे इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं ना, भी द फंक्शन ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn, और यू एज अ फंक्शन ऑफ y1 y2 n। इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं ना, v इज अ फंक्शन ऑफ xi और u इज अ फंक्शन ऑफ yi, जहाँ पे i कहाँ से कहाँ तक गया है, 1 से लेके n तक गया है। इतना बात तो आपके बड़े और छोटे दोनों से खोपड़िए में घुस रही होगी। तो चलिए, दो वेक्टर है। अगर मैं पूछूं डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन v एंड u, तो आपको पता है कि v वेक्टर u वेक्टर, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है क्या, vu वेक्टर पूछा जा रहा है। तो vu वेक्टर क्या होगा, ou वेक्टर माइनस ov वेक्टर। आप बोलोगे अभी रुकिए, अभी तो मैं वेक्टर लिख रहा हूँ। वैसे डिस्टेंस अगर पूछोगे तो इसका नॉर्म लेना होगा, जो कि इसके मतलब स्क्वायर, या इसी का डाउट ले लो, डाउट, इसी वेक्टर का डाउट डाउट। तो चलो डायरेक्ट लिखते हैं। अभी हम लोग को पता, अरे भाई अभी अब मारेंगे ना, अभी ना प्रूव किए थे, अभी ना, देखो अभी ना किए थे, तो दोबारा बोला तो पटक देंगे। चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या लिखिएगा, y1 माइनस x1 का स्क्वायर। ये बात आपको पता है, इतना मेरे पास भी समय नहीं है और आपके पास भी समय नहीं है कि इतना छोटी चीजों पे समय वेस्ट करें। तो चलिए डिस्टेंस का हो गया काम तमाम। कोई दिक्कत है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, सब आपको पता है। अब चलिए दूसरे चीज के बारे में देखते हैं, जो कि एंगल 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 बिटवीन वेक्टर। तो सबसे पहले तो आपको करना होगा डिफाइन इन आर एन में मान लेते हैं कि एक वेक्टर है आपके पास, वही x1 x2 से लेके xn तक, और दूसरा वेक्टर u है जो कि है y1 y2 से लेके yn तक। अगर मैं बोलूं कि आपको पता है कि वेक्टर का कैसे डॉट प्रोडक्ट निकलता है, एंगल की बात को, तो एंगल कैसे निकलता है, cos थीटा बराबर होता है v डॉट u बाय a डॉट b बाय v का मैग्नीट्यूड और u का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बताओ v डॉट u कितना हो जाएगा, v डॉट u हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 है xn yn, वाला नीचे 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 क्या आएगा, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर डॉट 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 xn का स्क्वायर, अब फिर इसका रूट आ जाएगा y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर डॉट 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 yn का स्क्वायर। देखिए लिखना और उस पर ध्यान मत दीजिए, लिखने उखने से कुछ नहीं होगा, किताब में बहुत लिखा हुआ है, वहां भी आप समझ सकते हैं, समझने पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ऊपर को हम लोग क्या समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स आई वाई आई, समेशन को दिखा रहा है। और नीचे देखिए, नीचे भी अगर हम लोग रूट को अंदर कर दे, अगर हम रूट को अंदर अगर कर दे, बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स आई, इसको लिख सकते हैं वाई आई। अब अगर हम लोग दोनों का देखें, हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं, टेंसर एनालिसिस जिसको पता होगा उसको सब समझ में आ रहा होगा। अरे भाई टेंसर, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सब जुड़ा हुआ है, इसे पूरा मैथ ही लिंक है एक दूसरे से।
लेकिन फिलहाल के लिए ये 4 चैप्टर तो बहुत जुड़ा हुआ है। अब देखिए किसी चीज़ को हम लोग xi या yi और नीचे में देखिए आई 4 बार आ गया, तो आपको पता है डमी सभी 4 बार नहीं आना चाहिए, तो 2 को चेंज कर देंगे, 2 को चेंज कर दीजिए तो क्या लिखेगा xi yj। अब देखिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया टोटल कॉस थीटा का रिप्रेजेंटेशन। बहुत और बहुत बहुत शॉर्ट। वैसे आपके लीनियर अलजेब्रा में यहीं तक चलता है, यूज होता है लीनियर अलजेब्रा में। जब आप टेंसर एनालिसिस डाल दीजिएगा, देखते हैं टेंसर एनालिसिस कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, तो बेसिकली आपको रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। बात आपके बड़े और छोटे दोनों से दिमाग में जा चुकी है। अब बताइए कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है। कॉस थीटा का वैल्यू 1 से लेके -1 के बीच में होता है। तो साफ साफ आपको पता चल रहा है कि v बाई यू और v का मैग्नीट्यूड है। देखिए बार बार 2 को डंडा दिखाने में बड़ा 1 से लेके -1 के बीच में होगा। इस सब का कोई यूज नहीं है, कॉन्सेप्ट पता है तो जैसा सवाल है उसके अकॉर्डिंग सोचना शुरू करिए, चीज़ों को मत रटिए, चीज़ों को समझिए चीज़ें कैसे हो रही है। और इसमें मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ, ध्यान इस पे दीजिए, इस पे मत ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। समझिए कि कैसे डेवलप किया जा रहा है या कैसे किया जा रहा है, ताकि आप जब सवाल है तो नए दिमाग से सोच सके, ना कि वही पुराना आया हुआ दिमाग का इस्तेमाल भर दिन करते हैं। इतना बात आपको समझ में आ रही होगी। अब चलिए जो अगला कॉन्सेप्ट है आपको वो भी थोड़ा मोड़ा पता है, लेकिन हम लोग बेसिकली जनरलाइजेशन और लीनियर अलजेब्रा में देख रहे हैं ना, तो वो है प्रोजेक्शन। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज है। और डॉट प्रोडक्ट के बारे में एक बहुत खास चीज जो है ना, जो कि हमको आज 5-10 दिन पहले पता चला, जो कि पता था लेकिन देखिए बहुत ऐसा चीज होगा जो लगे आपको अंदर में पता रहेगा लेकिन यूज करने समय निकल भी नहीं करेगा। जब मैंने एक टीचर से सुना डॉट प्रोडक्ट के बारे में, पढ़ रहा था, तो बड़ा खूबसूरत चीज बताया डॉट प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि आप पढ़ोगे वेक्टर तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम उतना नहीं बताएंगे थोड़ा सा बताएंगे, वैसे ही मेरे को याद आ गया तो थोड़ा बोल दिया। प्रोजेक्शन देखिए, आपको पता है कि मान लेते हैं आपके पास एक वेक्टर बी है, और एक देखिए बी लिख दिए तो समझ जाइए वेक्टर ए है, और इसके बीच में छोटा एंगल लेते हैं ना हमेशा, तो थीटा मान लेते हैं, ये एंगल है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्ट करना, प्रोजेक्ट करना मतलब छाया। जैसे एक चीज बताइए, और हमें प्रोजेक्टर देखते हैं टीवी मूवी में, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर का मतलब क्या होता है, जो 3D में चल रहा है उसको दीवार पे प्रस्तुत करना या उपलब्ध करवाना। तो वही होता है कि अगर हम लोग कहे कि बी वेक्टर को ए वेक्टर पे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्ट, यानी कि इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको दो दो चीज बोला जा सकता है यहाँ पे। द प्रोजेक्शन मतलब समझ गए ना, प्रोजेक्शन मतलब, अरे प्रोजेक्टर नहीं देखे हैं, सिनेमा दीवार पे जो दिखाता है, तो सिनेमा तो चलते रहता है अंदर में, पर उसको कहाँ दिखाया जाता है, दीवार पे। मतलब जो सिनेमा डीवीडी में चल रहा है उसको प्रोजेक्ट किया गया किस पे, दीवार पे, उसको छाया उस पे बनाया गया, उसका इफेक्ट उस पे देखा गया। द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अभी मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहे हैं हम लोग, एक्शन की, अरे भाई वेक्टर क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी ऑन ए, अगर बी का प्रोजेक्शन हम लोग ए पे देखना चाहते हैं तो बताइए बी का कौन सा कंपोनेंट ए की तरफ आएगा। आप जान रहे हो कि सीधा क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज देखिए, मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का कॉस थीटा। ये क्या हुआ, ये हुआ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। देखिए इसको एक तरीका से लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि प्रोजेक्शन मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, अभी ये वेक्टर नहीं है। बी का मैग्नीट्यूड बताइए कॉस थीटा, ये दोनों को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। देखिए बी का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड उड़ गया, ए का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या लिखाएगा, ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ए का मैग्नीट्यूड को अगर अंदर घुसेड़ दीजिएगा तो ए बाय ए का मैग्नीट्यूड और डॉट बी ऐसा लिख सकते हैं ना। बताइए ए का मैग्नीट्यूड यहाँ से क्या आ गया, ए का मैग्नीट्यूड आ गया, तो आपको देखिए ए बाय ए ए क्या कहते हैं, ये आपका वेक्टर है ना, ये तो वेक्टर है ना भाई, डॉट में तो वेक्टर आता है ना। अरे ऊपर डंडा नहीं दिखा रहा, इसका मतलब ये मत समझो, जब भी हमको मैग्नीट्यूड दिखाना होगा हम ये डब्बा लगा देंगे मॉडुलस, या फिर नॉर्म ऐसे लगा देंगे, दोनों का मतलब एक ही है। तभी हमको दो लाइन लिखने का मन नहीं कर रहा है तो आप लगा देंगे, इसलिए अगर जब भी ऐसा नहीं लिखे तो इसका मतलब समझिए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बार बार ऊपर छत पे टोपी दिखाना या वेक्टर डंडा दिखाना जरूरी थोड़ी है। इतना समझदार आप हैं, पढ़ा काहे रहे हैं या पढ़ काहे रहे हैं आप। इतना तो टीचर आपको पढ़ाता है समझदार बनने की, एक के बात को 10 बार सोचने रिपीट करने के लिए। तो बताइए ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर।
ए का कैप और डॉट बी, बी क्या है, बी वेक्टर है। देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन along ए वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर का ए वेक्टर पे जो प्रोजेक्शन हुआ उसका मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, तो ये है उसका इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ तक भी आप छोड़ दीजिए, कोई कष्ट नहीं करना पड़ेगा आपको। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि प्रोजेक्शन का डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो बताइए ये जो प्रोजेक्शन हुआ किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में है। तो बताइए अगर ए के डायरेक्शन में है, ये है मैग्नीट्यूड, अगर इस मैग्नीट्यूड को इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि ये बी का कॉस थीटा को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, किससे मल्टीप्लाई कर दे, ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड। चलिए पहले ए का कैप से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि कैप क्या बताता है, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो बताइए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी का कॉस थीटा और ए वेक्टर अब बाय ए का मैग्नीट्यूड, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है, अरे देखिए, अरे समझिए 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 बात, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं है। अरे चलिए ये वेक्टर को हटाइए, तो आप कंफ्यूज कर जाइए, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं, इसको कुछ दूसरा बोल देते हैं। चलिए आपका कंफ्यूज नहीं तो बोले सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है क्या, नहीं रे बाबा, ये जो है ना, जैसे मान लो कि इसका ये बी कॉस थीटा आया, तो ये बी कॉस थीटा आया, तो ये बी कॉस थीटा क्या ए का लेंथ थोड़ी है, ए का तो लेंथ है ही है। इसको कुछ बोल दो तात्कालिक लिए तुम सी, प्रोजेक्शन सी दिखा रहा है, मान लो कि ये सी है, सी का मैग्नीट्यूड, सी इतना मैग्नीट्यूड लेंथ है। ठीक है, अब बताओ इसी चीज को मान लो तो सी बोलेगा, तो बताओ बी कॉस थीटा क्या लिख सकता है, ए डॉट बी बाय ए का मॉड, बी का मॉड इंटू ए वेक्टर बाय क्या होगा, ए का मॉड। बताओ ए का मॉड, ए बी का मॉड, बी का मॉड कट जाएगा ना। बताइए अभी तो सॉरी, अभी तो ये वेक्टर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर लगा दिया ना। बताइए कितना हो जाएगा, ए का मॉड सॉरी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड। अब देखिए 2 को है तो स्क्वायर ए वेक्टर। एक चीज बताइए, इस बी वेक्टर को जो आप प्रोजेक्ट करिएगा उसका कौन से डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में होगा। देखिए ना सी वेक्टर का ये देखिए, ये स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर किसके वजह से, इसके वजह से। तो देखिए सी का वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर ए का आ रहा है। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी आप हटा रहे, देखिए ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है, चलिए मैं दूसरे कलर से आपको दिखा, ये वेक्टर और इस डायरेक्शन में ये वेक्टर, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, अगर ये हो गया आपका वेक्टर, ये क्या हुआ, यूनिट वेक्टर हुआ ना, ये आपका क्या, अरे भाई ये सी का डायरेक्शन, सी का डायरेक्शन हुआ ना, और ये क्या हुआ, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक वेक्टर का कैप लिखते हैं तो क्या होता है, ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड। अगर हम लोग ए वेक्टर लिखे तो वेक्टर क्या होगा, ए कैप इंटू, ए कैप इंटू ए का मैग्नीट्यूड। अगर हम लोग एक वेक्टर लिख रहे हैं तो ए कैप तो ये है, मतलब जिस डायरेक्शन में वो है, और उसका मैग्नीट्यूड बताइए, ये मैग्नीट्यूड है कि नहीं, देखिए यही मैग्नीट्यूड तो यहाँ भी निकला था, यही चीज तो यहाँ भी है, मैग्नीट्यूड तो निकाले हैं ही सही। तो इसी को ना हमको यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन वेक्टर बनाना, क्योंकि ये तो वेक्टर का ये जो सी जो निकला उसका मैग्नीट्यूड ये हुआ, और डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में, ए का डायरेक्शन में, तो ए का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर ही ना डायरेक्शन देता है किसी भी वेक्टर को। एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तब ना यार वेक्टर मिलता है। एक वेक्टर अगर हमको चाहिए तो उसको उसके यूनिट उसके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके डायरेक्शन कौन सा यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर है। इसी चीज को अगर आपको और बेसी निखार के लिखना है तो चलिए सी वेक्टर बराबर लिख दीजिए, क्या सी वेक्टर बराबर लिख दीजिए, सी वेक्टर बराबर लिख दीजिए कि ए का कैप डॉट बी वेक्टर, फिर ए का कैप, चलिए ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ना, ए को इधर कर लिया, उसको एक उधर डाल दिया, ये भी तरीका है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया प्रोजेक्शन का अथी, क्या कहते हैं आपको, मैग्नीट्यूड, और ये हो गया प्रोजेक्शन का अथी, क्या कहते हैं आपको, वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड आपको पता। अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा है क्या हो सकता है, ए का प्रोजेक्शन बी पे, इस बार क्या हो जाएगा,
इस बार हो जाएगा सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इस बार, ए का कॉस थीटा। तो वेक्टर के फॉर्म में लिखेगा तो वो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ बी प्लांट कर दीजिए, और क्या, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ बी प्लांट कर दीजिए। ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड, अगर कोई गलती हुआ होगा तो देख लीजिए, तो मुझे लग रहा है सही। जहाँ जहाँ ए था यहाँ पे, यहाँ ए था ना, अरे इसमें से नहीं घटेगा, ये तो दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, इसमें से घटेगा इसमें से हटेगा। तो ए जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ हम लोगों ने बी दिखा दिया। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन यानी क्या, एक को दूसरे पे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्शन को कैसे दिखाते हैं पता है, प्रोजेक्शन को जो दिखाने का तरीका, ये सब चीज हमको कभी याद नहीं रहता है। प्रोजेक्शन को दिखाने का तरीका, जैसे बी को ए पे दिखा रहा है ना, तो बी ए लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, बी ए। तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। और अगर ए बी दिखाना है तो ए बी, इसको प्रोजेक्शन का ये हो गया फार्मूला। प्रोजेक्शन का फार्मूला क्या, प्रोजेक्शन का फार्मूला है ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बात समझ में आ रही है ना। तो ये था आपका प्रोजेक्शन। अब कोनो प्रोजेक्शन, अरे पूरा फिजिक्स में तो खाली प्रोजेक्शन ही करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका एक वेलोसिटी वेक्टर है 5 मीटर पर सेकंड, अगर ये कुछ थीटा एंगल से जा रहा है और आपसे कोई पूछा जाए कि बताइए एक्स ये है वाई है, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 5 का मान लेते 3 डिग्री पे जा रहा है, 5 का कॉस 30, 5 इंटू कॉस 30 कितना आ जाएगा, √3/2, 5 √3/2 आ जाएगा अभी। ये क्या होगा, वेक्टर वी का, इस वेक्टर वी का प्रोजेक्शन किस पे, एक्स एक्सिस। ये प्रोजेक्ट, अब ये डॉट प्रोडक्ट से भी निकलता है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट का बड़ा कमाल सा यूज है, तो वो आपको अभी कहीं बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है अभी। ठीक ना, तो आप खुद सोच सकते हो डॉट प्रोडक्ट। देखिए ना, हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में तो लिखा ना, ये कॉस्ट थीटा को एलिमिनेट करके डॉट प्रोडक्ट तो ले आया ना। जस्ट लाइक वही मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ भी देखिए डॉट प्रोडक्ट ला रहा है। ठीक ना, तो यही चीज आप देखेंगे क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वी वेक्टर का प्रोजेक्शन। वाई पे भी निकाल सकते हैं, वाई पे वी वेक्टर का प्रोजेक्शन। साइन थीटा लगा दिया तो कॉस 90 माइनस थीटा लगा देंगे। तो थीटा तो आपको लिखना होगा, तो कॉस ये लगाइए ना, क्या दिक्कत है, वी कॉस थीटा। तो थीटा इस बार क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इसलिए भी साइन थीटा लिखा था। प्रोजेक्शन में तो आता कॉस है, पर अगर थीटा मान लीजिए 90 माइनस थीटा हुआ तो कॉन्टेन हो गया, साइन बन जाएगा। अब हम लोग का क्या क्या कंप्लीट हो गया, ये चीज हम लोग एक बार थोड़ा सा नजर देख लेते हैं, ताकि आपको भी संतुष्टि मिले और हमको। डिस्टेंस देख लिए, एंगल देख लिए और प्रोजेक्शन। अब हम लोग देख रहे हैं लोकेटेड वेक्टर, हाइपरप्लेन्स, लाइन एंड कर्व इन आर एन। आर एन मतलब क्या, एन डायमेंशन। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं लोकेटेड वेक्टर। लोकेटेड वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसको भी वैसे आपको नाम सुन के क्या लग रहा है, लोकेटेड वेक्टर क्या होना चाहिए। हम्म, बताइए। लोकेटेड वेक्टर एक और नाम होता है जिसे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्यों बोला गया, एक फिक्स लेंथ होगा, एक वेक्टर का फिक्स मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लेते हैं आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर वी है जो कि है A1, बड़ा एक्स पर दिया हुआ है, ए से खेलने का मन कर रहा है। यू वेक्टर है U V1, ये सब अभी रियल स्पेस में है, ये सब आर एन में है, ये सब आर एन में, यानी कि रियल स्पेस और एन डायमेंशन। अब देखिए ये दो वेक्टर, अगर लोकेटेड वेक्टर यानी कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का ये मतलब हो गया कि v माइनस यू वेक्टर पूछा जा रहा है आपसे। v माइनस यू वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि ओ वी वेक्टर माइनस ओ यू वेक्टर। माइनस तो होता नहीं, आपको ये सब चीज देखिए पहले से आप कर चुके हैं, ये बात आपको भी पता है। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, अगर इसका हम लोग कंपोनेंट लिखे तो क्या हो जाएगा, b1 - a1, b2 - a3, a2। अरे कंपोनेंट लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड थोड़ी लिख रहे हैं, स्क्वायर तो स्क्वायर लगाएंगे, डॉट डॉट डॉट
bn माइनस an। इसी को बोला जाता है, इसी को अगर vu वेक्टर लिखेगा तो इसी को बोला जाता है लोकेटेड वेक्टर। लोकेटेड का मतलब क्या हुआ, एक फिक्स लोकेशन है इसका। बात समझ में आ रही, इसका क्या है, एक फिक्स लोकेशन है। समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए लोकेटेड वेक्टर, इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो चलिए रिप्रेजेंट चलिए 3 डायमेंशन में देखते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास ये 3 डायमेंशन है, ठीक है, और एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है A1 A2 A3। एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है B1 B2 B3। अब ये है P और ये है Q, तो E ओरिजिन है, E क्या हो गया, P का पोजीशन वेक्टर, ये हो गया Q का पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ से यहाँ लाइन क्या हो गया QP। इसी को बोलते हैं हम लोग लोकेटेड वेक्टर, यानी कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्ट किया हुआ है लाइन सेगमेंट। अब एक चीज बताइए, क्या अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा आपसे सवाल पूछ दूं, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, आपको कुछ R पॉइंट है जिसका ये पोजीशन वेक्टर O है, और इसको मैं बोल दूं क्या, B1 माइनस सॉरी A1 माइनस B1 A2 माइनस B2 और A3 माइनस B3। अब मेरे को बताइए क्या ये QP वेक्टर और OR वेक्टर सेम नहीं है। बिल्कुल सेम है, देखिए डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी निकालेगा तो सेम आएगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट R है उसका कोऑर्डिनेट डिफरेंस के फॉर्म में ही लिखा हुआ, और यहाँ पे जो पॉइंट है उसी को हम लोग R पॉइंट को अलग अलग लिख दिए हैं। तो QP को ऐसे दिखाइए या QP को डायरेक्टली ऐसे दिखाइए, दोनों का मीनिंग क्या हो गया, दोनों का मीनिंग सेम हुआ। और ये वेक्टर दोनों क्या हो गया, दोनों वेक्टर सेम है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक वेक्टर लीजिएगा सिंपली, 2 वेक्टर लीजिएगा तो वो मैटर, ये हो गया एक वेक्टर। इसी 2 वेक्टर को हम लोगों ने एक वेक्टर के फॉर्म में दिखाया, क्योंकि ये जो है ये भी तो किसको बता रहा है, पॉइंट्स इन स्पेस ही बता रहा है ना, पॉइंट्स इन स्पेस। अगर मैं डायरेक्ट इसको बोल दूं कि ये कुछ मेरा डब्लू वेक्टर है, तो इस डब्लू वेक्टर को हम लोग नहीं दिखा सकते हैं क्या स्पेस में। इसका पॉइंट क्या होगा, जिसका पॉइंट होगा B1 माइनस A1 B2 माइनस A2 डॉट 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 BN माइनस AN दिखा दिए। ये भी क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया जिसका नाम क्या है, डब्लू वेक्टर। तो डब्लू वेक्टर है, यूवी वेक्टर में कोई अंतर ही नहीं है। अब ये बेसिकली क्या है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और देखिए इसको लोकेटेड क्यों बोला गया, देखिए इसी वेक्टर को आप अगर आप चाहें तो एक वेक्टर में बता सकते हैं, और ये वेक्टर क्या बता रहा है, इसी पॉइंट का लोकेशन बता रहा है, जस्ट लाइक पोजीशन वेक्टर। और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यानी कि 2 वेक्टर का जब बात है तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट उसी कहा जाता है। और जब आप उसी 2 वेक्टर को जो रिजल्ट निकला उसको एक वेक्टर और एक पॉइंट के फॉर्म में दिखा देंगे, तो ये तो अब तो आ गया यार, क्या ये आ गया पोजीशन वेक्टर ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ डब्ल्यू। और ये क्या था, ये क्या था, ये था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या फिर इसको डायरेक्टेड वेक्टर भी आप कर सकते हो, डायरेक्टेड वेक्टर। बताइए ये दोनों तो अलग अलग बात है ना, पोजीशन वेक्टर अलग बात है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलग बात है, लेकिन हम लोग पोजीशन वेक्टर से जो कंपोनेंट मिला उसको एक स्पेस में, मतलब RN स्पेस में दिखा दिए और उसको एक पॉइंट दिखा दिए। तो बताइए वो तो क्या बन सकता है, पोजीशन वेक्टर बन सकता है, इसलिए उसको लोकेटेड वेक्टर बोला गया, या फिर आपको क्या बोला गया, डायरेक्टेड वेक्टर बोला गया। समझ रहे हो, यानी क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एक पोजीशन वेक्टर आराम से बना सकते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया उसको एक स्पेस में, RN स्पेस में दूसरा कोऑर्डिनेट लेके हम लोग RN स्पेस में आराम से उसको दिखा सकते हैं। वो क्या है, वो एक पॉइंट है, यानी कि सॉरी पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब n के लिए हो गया तो 3 के लिए आपको पता है, 4 के लिए पता है, सब के लिए आपको जनरली पता है। तो ये बेसिकली लोकेटेड, देखिए लोकेटेड का मतलब सीधा समझ लीजिए एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट का क्या बता रहा हूँ, किसी पॉइंट का लोकेशन बता रहा हूँ, लेकिन इसकी इस पॉइंट के अंदर छिपा हुआ है 2 वेक्टर। हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए उसको डायरेक्टेड भी बोला जाता है। इस पॉइंट के अंदर छिपा हुआ है 2 वेक्टर। हाँ जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको बात याद होनी चाहिए कि कितने स्ट्रीट में डिफाइन कर रहे हैं, ये आपको लिखना पहले होगा। आई होप आपको लोकेटेड वेक्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। देखिए
ये सब लोग अब बोलेगा सर आप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं निकाल रहे हैं, ये सब टर्मिनोलॉजी है जो जानना बहुत जरूरी है। आगे जब लीनियर अलजेब्रा या फिर टेंसर एनालिसिस से आप पढ़ोगे तो यही सब टर्मिनोलॉजी का यूज होगा। लोकेटेड वेक्टर कहीं लिखा होगा, कहीं प्रोजेक्शन लिखा होगा, तो वहां पे यूज करना होगा। जंग लड़ने से पहले तैयारी करनी पड़ती है और आपके पास टूल्स भी होनी चाहिए जिससे आप जंग लड़ सकें, तो वही टूल्स का तैयारी हो रहा है। बहुत बच्चे को इंटरेस्ट है सीखने में, कोई इससे आपका बहुत रिवीजन भी हो। देखिए ना, आप टेंसर को पढ़ रहे हो और लीनियर अलजेब्रा को पढ़ रहे हो, दोनों में कितना रिलेशन था, आपका एक जगह कॉन्सेप्ट दूसरी जगह यूज हो पा रहा है। दैट्स गुड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका लोकेटेड वेक्टर। अब देखिए, हाइपर प्लेन का यहाँ पे बहुत कम यूज होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ इसका डेफिनेशन दे, अदरवाइज हाइपर प्लेन अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। समझ रहे हो ना, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो कि एमएससी में पढ़ना रहता है अच्छे से। और नहीं तो यहाँ पे भी अगर आप प्लेनर ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहां पे आपको हाइपर प्लेन समझ में अच्छे से आएगा। जितना हमें यूज है उतना हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज बताइए, बचपन में जब आप क्लास 12 में एक प्लेन का इक्वेशन लिखते थे, क्या लिखते थे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्या होता था? प्लेन का इक्वेशन लिखते थे ना, ये आपका एक क्या था, प्लेन होता था। तो आप क्या लिखते थे? एक इक्वेशन लिखते थे। तो वही एक हाइपर प्लेन है जिसको एच से दिखाया जाता है। क्या कर रहा हूं मैं, पहले समझिए। अ हाइपर प्लेन, अ हाइपर प्लेन एच, पहले तो डिफाइन करना हूं किसमें है, आर एन स्पेस में है। आर एन स्पेस इज, ये क्या होता है, इज सेट ऑफ, इज सेट ऑफ पॉइंट्स, इज सेट ऑफ पॉइंट्स। मान लेते हैं कि एन प्लेन में हो तो एक्स पॉइंट होगा। सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई, देखिए ये थोड़ा सा आपको समझ भी नहीं आया उतना अच्छा से, और मैं समझा भी नहीं पाऊंगा यहाँ पे। सेटिस्फाई दी लीनियर इक्वेशन a1 x1 प्लस a2 x2 डॉट 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 ए एन एक्स एन इक्वल्स टू बी। आपको पता है कि जब आप थोड़ा सा वेक्टर स्पेस पढ़िएगा तो वहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन, डिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लीनियर वहाँ पे आप पढ़िएगा तो आपको ये समझ में आएगा ये क्या है। ये मैंने बोला भी ना आपको, एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, आपको लीनियर कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे ये जो A1 A2 आप देख रहे हो, ये A1 A2 A3 A4 ये सब जो चीज देख रहे हो डॉट 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 ए एन तक, ये एक वेक्टर है जो कि किसमें लाई कर रहा होगा। ऑब्वियसली बात है भाई, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो, अरे समझो, मान लेते हैं कि ये एक प्लेन है, इस प्लेन में एक वेक्टर है जो वेक्टर यू है, मान लेते हैं यू वेक्टर, इसका कोऑर्डिनेट है A1 A2 डॉट 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 ए एन। अब ये इस प्लेन में लाई कर रहा है तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वही है, अगर ये इस प्लेन में लाई कर, और ये प्लेन किससे, अरे भाई ये एक्स वाई क्या था, ये एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन जहां से प्लेन पास कर रहा था उसको है ना, तो यहाँ से प्लेन एन एन पॉइंट से पास कर रहा है, एन डायमेंशन में तो एन पॉइंट से पास कर रहा है। अब इस प्लेन पे एक वेक्टर है, तो इस प्लेन पे अगर एक वेक्टर है तो वो इसको क्या करेगा, इस इक्वेशन को क्या करेगा, वो बेसिकली सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे ये जीरो नहीं है, समझ लीजिए बात, इसका कोफिशिएंट जो जीरो, देखिए लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर आप पढ़िएगा तो आपको वहां पे समझ में आएगा। बेसिकली इसका जितना यूज होगा ना वहां आप समझिए। देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कोई है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। एक हाइपर प्लेन है एन डायमेंशन में, तो उस अगर हाइपर प्लेन में, एक प्लेन में, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, कहते हैं आपको 2,3, किसको सेटिस्फाई करेगा ना, इसके इक्वेशन में क्या लिखा जाएगा, a इंटू टू प्लस बी इंटू थ्री प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन आया ना, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। जस्ट लाइक उसी प्रकार अगर कोई प्लेन, ये देखिए ये इसको अरे अरे ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये इस प्लेन में है वेयर ये वेक्टर है, कोई दूसरा पॉइंट होगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा यहाँ पे, इसको थोड़ी सा सेटिस्फाई करेगा तो एक्स की जगह में बैठाएगा। ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना है वेक्टर का। अरे भाई, एक देखो, यहाँ जो ये ए बी सी क्या होता था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता था ना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर एक दूर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायमेंशन एक दूर रहता है कोई दिक्कत, लेकिन एन डायमेंशन में दिखाने के लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंपोनेंट को दिखाने के लिए, जब आपको ये पता चलेगा ना कि ये प्लेन का इक्वेशन कहाँ से आया तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ये क्या हुआ। अब ये प्लेन का कहाँ से इक्वेशन आया, ये क्लास 12 में बहुत डिटेल से पढ़ना रहता है। तो वहां अगर आप देखिए कि अगर मैं सिंपल पूछूं ये एक प्लेन का इक्वेशन होता है कैसे, प्रूफ करो कैसे ये प्लेन का इक्वेशन है।
जब आप इसको प्रूव करोगे तो वहां आपको पता चलेगा कि वो 3 डायमेंशन में देख रहे हैं या 2 डायमेंशन में देख रहे हैं, तो चलो 2 डायमेंशन में देख रहे हैं ना, तो ऐसा ऐसा आ रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर n डायमेंशन में देखेंगे तो इसको भी बोला जाता है, अरे यार ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, और ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, और ये n डायमेंशन का है, वो 2 डायमेंशन का है। तो जब आप इसका प्रूफ देखिएगा, इसको आप 2 डायमेंशन के लिए करते हो, तो इसी जगह अगर आप n डायमेंशन में चले जाओगे तो आपको कुछ ये मिल जाएगा, जहां पे ये ए बी सी क्या होता है, कोफिशिएंट होता था। ठीक उसी प्रकार यही कोफिशिएंट किसके फॉर्म में दिखाया गया, वेक्टर के फॉर्म में। अब यहाँ पे कोई पॉइंट अगर प्लेन में लाई करेगा तो ये 0 तो नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो फिर प्लेन का इक्वेशन नहीं हुआ। अगर लाई करेगा तो वो x1 x2 को क्या करेगा, इस इक्वेशन को बेसिकली क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, समझ रहे हैं, सेटिस्फाई करेगा। तो बताइए अगर एक हाइपर अगर प्लेन किसमें हुआ, R2 में हुआ, तो अगर R2 में हुआ तो वो किसको दिखाएगा, अगर वो R2 में हुआ तो वो किसको दिखाएगा, वो दिखाएगा एक लाइन को। R3 में हुआ तो वो किसको दिखाएगा, एक प्लेन को। और R4 में गया तो उसके बाद डायरेक्ट उसको क्या कहा दिया जाता है, हाइपर प्लेन कह दिया जाता है। अब देखिए, अब एक चीज जो आपको बेसिकली प्रूव करना होता है, अब देखिए मेरा सवाल या आपका सवाल, अरे यार हाँ मेरे को भी एक चीज हिट किया। ये बताइए एबीसी क्या है, एबीसी है इसका डायरेक्शन रेशियो। तो बताइए डायरेक्शन रेशियो प्लेन के क्या होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। ठीक उसी प्रकार ये क्या है, ये है डायरेक्शन। देखिए वेक्टर है तो क्लास 12 का वेक्टर 3D आना चाहिए, वेक्टर 3D आप पढ़िएगा तो वहाँ ये सब चीज पूरा क्लियर होता है। देखिए अभी मेरे भी दिमाग में ये क्लिक नहीं कर पा रहा था एक्चुअल में ये क्या है, तो अभी मैंने को क्लिक किया, ओ ये तो डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ये पॉइंट से जो पास कर रहा है और परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी यहाँ क्या है, ये भी है आपको डायरेक्शन रेशियो। तो बताइए अगर ये वेक्टर डायरेक्शन रेशियो है तो चलिए देखिए पता चल गया ना, ये फिगर भी बनाना क्या था, गलत। यानी कि ये यू वेक्टर होगा, यू वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे हो ना बात को। तो अब देखिए, देखिए यही होता है कि समझने, देखिए दिमाग कभी कभी स्लो चल जाता है, पेन ज्यादा चलता है, कभी पेन तेजी स्लो हो जाता है और दिमाग तेजी से चलता है। तो ये सब बात आप समझ पा रहे होंगे। तो ये क्या डायरेक्शन रेशियो को दिखाता है, अरे भाई 3 के लिए जब पता है तो n के लिए नहीं लिख सकते हो गया, बस लाइक वही है। तो ये डायरेक्शन रेशियो, अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ये वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब हमें यही प्रूव करना है कि ये वेक्टर जो है इस प्लेन के क्या है, इस प्लेन के ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। इस चीज को हमें बेसिकली प्रूव करना है। मान लेते हैं इस प्लेन को हम लोग नाम देते हैं ए बी सी डी। हमें ये प्रूव करना है कि यू वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर है किसके, ए बी सी डी प्लेन के। बताइए अगर यू वेक्टर ए बी सी डी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो ए बी सी डी में अगर कोई भी वेक्टर होगा, जैसे मान लेते हैं ना ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये तो सबके ना परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर ये पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है तो हर पॉइंट में परपेंडिकुलर है, तो कोई भी वेक्टर होगा तो उसके भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हम लोग मान लेते हैं हमारे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर है आपको v, जो कि है v वेक्टर क्या है आपका, v वेक्टर मान लेते हैं, हाँ चलिए चलिए मान लेते हैं x1 v, x1 x2 डॉट डॉट डॉट, बहुत दिन से x को नहीं देखे थे। मान लेते हैं एक w वेक्टर है जो कि है y1 y2 डॉट 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 yn। कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं आपके दुख को समझ रहा हूँ, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि हाइपर प्लेन आया किस चीज के लिए, काम क्या है इसका। ये बाबू एक्चुअली में आपको ये चीज समझ नहीं आएगा। देखिए प्लेन भी एक लाइन होता है जब वो 2 डायमेंशन में डिफाइन किया जाए, तो लाइन एक वेक्टर होता है, इसलिए वेक्टर के केस में आप वेक्टर को एक प्लेन से भी दिखा सकते हो। जब प्लेन देखो, चीजों को जनरल करने का मतलब क्या होता है बताइए, अगर एक लाइन को 1000 तरीके से जोड़ दिएगा तो क्या हो जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा। इसका मतलब एक प्लेन के इक्वेशन के अंदर लाइन का इक्वेशन अपने आप कंटेंट है। तो वही बात होता है, चीजों को जनरलाइज करना। हाइपर प्लेन का अगर एक्चुअल मतलब जाना, वो आप यहाँ नहीं समझ सकते, मैं समझा भी नहीं सकूंगा इसको। इसके 2 रीजन है, क्योंकि अभी एक्चुअली में हाइपर प्लेन हायर लेवल पे एक्चुअल में वर्क कैसे करता है ये चीज मुझे भी नहीं पता है। मैंने कभी बाय चांस पढ़ा था विकिपीडिया में, एक्चुअल में नहीं पता है इस चीज के बारे में। लेकिन हाँ ये पता है कि जितना इसका यूज होता है इस चैप्टर में, वो चीज मैं आपको अच्छे से बता दूंगा ताकि आप कहीं फंसोगे नहीं। अगर फिर भी अगर मैं अपने सोच से आपको इस चीज को समझाऊं तो बेसिकली देखिए, एक प्लेन, देखिए प्लेन करने का मतलब क्या हो गया कि 2 डायमेंशन तक आप पढ़ते हो, 3 डायमेंशन तक वेक्टर 3D में प्लेन पढ़ते हो 3 डायमेंशन तक। लेकिन जब आपका डायमेंशन हम लोग n डायमेंशन तक लेके जा रहे हैं तो बताइए वो तो प्लेन से ऊपर की बात होगी, उसे क्या बोल दिया गया, हाइपर प्लेन, मतलब उससे ज्यादा डायमेंशन के लिए।
मतलब हाइपर प्लेन कितने डायमेंशन के लिए डिफाइन है? 3 डायमेंशन के लिए डिफाइन है। इस तरह टेंसर में, टेंसर क्या, टेंसर एक वेक्टर नहीं है क्या? टेंसर एक स्केलर नहीं है क्या? टेंसर स्केलर भी है, टेंसर वेक्टर भी है। टेंसर को आप स्केलर भी बोल सकते हो, वेक्टर भी बोल सकते हो। रैंक अगर 1 रहा, वेक्टर 0 रहा तो स्केलर। ठीक उसी प्रकार हाइपर प्लेन के अंदर प्लेन भी छुपा है, लाइन भी छुपा है। समझ रहे? हाइपर प्लेन के अंदर प्लेन भी छुपा है और क्या छुपा है? लाइन भी छुपा है। मेन है डायमेंशन घटाते चलिए, आपको वो मिलते जाएगा। जिस तरह एक प्लेन के अंदर लाइन भी छुपा हुआ है। इतना चीज तो आप बिल्कुल समझ सकते हो और यूज आपको इतना का ही आता है। और आप सोचिए इस चीज पे। अब देखिए वी और यू कर रहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि लाइज ऑन और इन दी हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन किस में? ए बी सी डी में लाई कर रहा है। चलिए अगर लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो क्या है? A1 X1। ओहो, X1 है रे यहाँ पे। चलो X1 है, X1 की जगह X1 देना पड़ेगा है। ओ तेरी वाला XYZ, चलिए इसको जेड ले लीजिए यार। चलिए X1 है कुछ, तो क्या हो जाएगा? A1 X1 प्लस A2 X2। अरे यहाँ X1 की जगह X1 पुट कर रहे हैं, X1 एक ही ले लिए, तब क्या दिक्कत है? होइएगा बचेगा। डॉट डॉट क्या हो गया? AN XN बराबर क्या? B। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा बबुआ? A1 Y1 A2 Y2 डॉट 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 AN YN इक्वल टू B। अब B में थोड़ी चेंज होगा बे, B तो कांस्टेंट है ना। समझ रहे हो ना? दूसरा इक्वेशन है, अगर ये दोनों RHS इक्वल है, LHS इक्वल होगा, और RHS इक्वल है और LHS अगर इक्वल है, तो अगर मैं बोलूं, अगर क्या बोलूं, अगर मैं ऐसा बोलूं, क्या बोलूं, रुक जाओ, जाओ, चलिए A1 सोचने दीजिए। हाँ, ओ सॉरी, RHS इक्वल डायरेक्ट LHS को इक्वल करिए। A2 X2 A3 X3 डॉट 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 AN XN। इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं A1 Y1 A2 Y2 डॉट 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 AN XYN। सबको पीछे लेकर आ जाइए इधर। चलिए A1 कॉमन होगा क्या? X1 माइनस Y1 होगा क्या? A2 कॉमन होगा क्या? X1 Y1 होगा क्या? X2 Y2 होगा क्या? ठीक उसी प्रकार AN कॉमन होगा क्या? और क्या और क्या और क्या? XN माइनस YN होगा क्या? बराबर 0 होगा क्या? अब एक चीज बताइए, अगर ये दो वेक्टर है तो अगर मैं बोलूं VW वेक्टर, ये WV वेक्टर क्या होगा? WV वेक्टर क्या होगा? Y1 माइनस YX1 कंपोनेंट अगर मैं लिखूं, Y2 माइनस X2 डॉट 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 Y1 माइनस, देखिए पिछुलका का यूज हो रहा है, लोकेटेड वेक्टर या डायरेक्टेड लाइन से यूज हुआ। तो देखिए ई, देखिए ई क्या है? अगर मैं इसको आइंस्टाइन समेशन में लिखूं तो AI XI YI ऐसा लिख सकते हैं। इसको खोलिएगा तो AIXI AIYI ये समेशन को डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देगा। तो बताइए ये समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है Y1। अब बताइए इसके बीच में अगर ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, अगर ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो मेरे को आप सिंपली ये बताइए, मेरे को सिंपली ये बताइए, आप आराम 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 से ये बताइए, अगर ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, जहां पर आपको पता है, जहां पे क्या पता है, जहां पर आपको पता है AI रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? U वेक्टर को। और XI माइनस YI रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? XI माइनस YI रिप्रेजेंट कर रहा है आपको किसको? WV वेक्टर को। और WV वेक्टर किस में है? इस प्लेन में है। और इस दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट दिखाइए या डॉट प्रोडक्ट दिखाइए, अगर दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो पक्का AI क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा किसके? XI माइनस YI के। अगर AI XI YI के परपेंडिकुलर है तो पक्का U वेक्टर क्या होगा? U वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। बात घुसा माथा में नहीं? अगर इतना विश्वास हो रहा है तो आप डायरेक्ट यू ई हुआ, ई देखिए WV वेक्टर है ना, U वेक्टर और डॉट WV वेक्टर निकालिए, जीरो आएगा। वही चीज तो ये दे रहा है, यही तो बता रहा है, जीरो आ रहा है, यहीं से तो आ रहा है।
ये यू वेक्टर और डॉट डब्ल्यू वी वेक्टर ये ना दिख रहा है, जो कि क्या आ रहा है, 0 आ रहा है समेशन के फॉर्म में। अगर आप दिखाइएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, 0 आ रहा है। नहीं विश्वास है ना, अगर इतना भी विश्वास नहीं है, आप एक सिंपल और शुद्ध सा काम करके देखिएगा। देखिए सिंपल और शुद्ध सा काम क्या होता है, देखिए यहाँ से a1x1, समझिए बात को, एक काम और कर दीजिए सिंपल। देखिए a1x1 है ना, अब माइनस सब पीछा आ जाएगा। एक ही बताइए, सबको अगर माइनस करिएगा, ai xi अब माइनस ai अब yi बनेगा ना, बनेगा कि नहीं, पहले ये बोलिए ना, ai xi ai yi बनेगा कि नहीं। देखिए इस सबको पीछा किए, ये सब अपने आप में एक समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सब अपने आप में एक समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको इधर के बराबर 0 है, बताइए इसका भी वैल्यू क्या है b, और इसका वैल्यू क्या है b, बताइए 0 में ना आ गया। डॉट प्रोडक्ट करिएगा, देखिएगा b माइनस बी आएगा, नहीं तो यहाँ से सीधा पता चल रहा है। ये दोनों अगर प्रोडक्ट 0 है तो पक्का ये इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो u वेक्टर होगा, यानी कि ये जो इसका ऑब्वियसली ये होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन रेशियो ही होता है, एक वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर से गुजरे, तो ये जो u वेक्टर होगा, ये इसमें कोई भी वेक्टर हो, सबके क्या होगा, सबके होगा परपेंडिकुलर, मतलब सबके कपार पे चढ़ के नाचेगा। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया आपका हाइपर प्लेन का कॉन्सेप्ट। हाइपर प्लेन देखिए, एक प्लेन का कॉन्सेप्ट आप जानते हो, प्लेन में क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, और वो एक्स वाई जेड जितने डायमेंशन में उतना डायमेंशन के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट होता है। और वही प्लेन अगर एन डायमेंशन प्लेन में चल गया तो वो हो जाता है हाइपर प्लेन, और उसका जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो A1 A2 A3 को दिखाने का वेक्टर फॉर्म में हम लोग दिखा सकते हैं, और वो वेक्टर उस प्लेन पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस चीज को हम लोग प्रूव भी कर लिए। अब हाइपर प्लेन के बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका लाइंस इन आर एन। आर एन में आपको लाइंस देखना है, समझिए बात को। लाइंस इन, बताए अब एक लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा है, अगर मैं एक लाइन का इक्वेशन आपको बचपन में लिखाना बताऊं, वो क्या होता है, x इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। पढ़े हैं ना, वेक्टर में वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़े हैं कि नहीं, पढ़े हैं कि नहीं जी, अभी उठा के पटक दे। एक्स वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। यहाँ पे क्या होता था, ये ए पॉइंट जिससे वो लाइन पास कर रहा है, और ये बी एक लाइन जिसके वो क्या है, पैरेलल है। तो ये तो क्या होगा, ये हो गया एक इक्वेशन। अगर मैं बोलूं आर एन में, आर एन में तो एन इक्वेशन होंगे, एन इक्वेशन होंगे, मतलब एक ऐसा पॉइंट, चलिए एक पॉइंट मान लेते हैं ए, जिसका इस बार कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A1 A2 डॉट 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 एन डायमेंशन में है ना, और एक बी जिसके ये क्या है, पैरेलल है, जिसके ये पैरेलल है, यानी क्या, B1 B2 B3 डॉट 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 Bn। अब बताइए इसका जो इक्वेशन बनेगा, अगर मैं बात करूं इस दोनों इससे लाइन सेगमेंट से, तो एक x1 इक्वेशन बनेगा, x1 यानी कि पहली लाइन का इक्वेशन, जो कि क्या होगा, A1, अरे A1 और क्या, हे तेरी, अरे हाँ A1 प्लस लेमडा B1, समझ रहे हो ना, ये हो गया एक के लिए। और दूसरे डायमेंशन के लिए, अरे भाई इक्वेशन बनता है ना, एक लाइन का इक्वेशन बनता है ना, एक डायमेंशन वेक्टर, दूसरा डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन, चौथा डायमेंशन, ये हो गया A2 प्लस लेमडा B2 और डॉट डॉट डॉट, कितना हो गया, XN, क्या हो गया, AN प्लस लेमडा BN, पूरा क्या हो गया, एक इक्वेशन, एन डायमेंशन का इक्वेशन। तो इसी को शॉर्ट में ऐसे लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, एक्स आई बराबर ए आई प्लस लेमडा बी आई। अब आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आई का वैल्यू जाएगा 1 से लेके n तक, 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। n डायमेंशन में क्या है डिफाइन, ये है एक लाइन का इक्वेशन, जो कि कहाँ पे है, n डायमेंशन में, और सब है रियल नंबर, सब है रियल नंबर, सब आर है, सब आर, ये लेमडा फेमडा बी का कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट, सब अभी पूरा रियल ही नंबर में हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो सब क्या है आपको, सब है रियल नंबर, डोंट वरी और बी हैप्पी, सब क्या है आपका रियल नंबर है, ठीक है। अब देखिए
ये जब हम लोग लाइन के बारे में पढ़ लिए कि लाइन का इक्वेशन लिख लिया, अब देखो ये जो लाइन का इक्वेशन हम लोग लिखे हैं, अब एक चीज बताइए, इस लाइन का इक्वेशन में अगर आपसे कोई ये पूछे सिंपली एक सवाल देके, एक सवाल कराते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन और क्लियर हो जाए, कि मान लेते हैं कि एक लाइन का इक्वेशन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सेट ऑफ लाइन, सेट ऑफ लाइन है मतलब टोटल एल बड़ा सा इन आर एन, देखिए पहले ये फोर कर दिया, आर फोर में है, पासिंग थ्रू, पास कर रहा है किससे, पासिंग थ्रू, पी एक पॉइंट है 1 2 3 और -4, एंड इन डायरेक्शन ऑफ यू एक वेक्टर है जो कि है सॉरी 5 6 -7 और 8, इसको सॉल्व करना। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ करते हैं, बताइए सबसे पहला अगर लेन हम लोग किसकी बात करें, x1 की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा डायरेक्ट, देखिए जिसके वो पैरेलल है, कहाँ गया रे, लेमडा किसमें लगा, लेमडा टी, ठीक है, जिसके वो पैरेलल होता है, पहले तो बताइए किससे पास कर रहा है, 1 प्लस 5 लेमडा, x2 की अगर बात करूं मैं तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 लेमडा, x3 की अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा 7 लेमडा, इसी तरह x4 की अगर हम लोग बात करूं तो -4 प्लस 8 लेमडा, अगर इसको हम लोग शॉर्ट में लिखें तो एक्स आई बराबर, नहीं लिख सकते क्योंकि ए वैल्यू चेंज होना है, तो ये हो गया ये सेट ऑफ लाइन। अगर इसको सही से लिखना हो तो एक एल लाइन है, इसका कंपोनेंट क्या है, x1 x2 और x3 और x4, तो इसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 लेमडा, 2 प्लस 6 लेमडा, 3 माइनस 7 लेमडा, डॉट 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 है डॉट डॉट लाइन, एक्टिव -4 प्लस 8, तो ये हो गया एक लाइन का इक्वेशन को कंपोनेंट फॉर्म में डायरेक्ट रिप्रेजेंट करना। अरे देखिए जितना भी चीज़ है सबको आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, लाइन भी एक वेक्टर है, वेक्टर को आप मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो उसके कंपोनेंट के तहत पे, आपने इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी। तो ये था आपका क्या, देखते हैं कहाँ तक गए हम लोग, ये था आपका, चलिए लोकेटेड वेक्टर्स वाला हो गया, हाइपर प्लेन हो गया, लाइंस हो गया। अब देखिए जो कर्व वाला पार्ट है ना, ये आपको यहाँ पे मेरे को गलती लिखा गया, ये आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा, तो एक कर्व को समझने के लिए जब आप टेंशन एनालिसिस में पढ़ाऊंगा ना, उसमें जब बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लोग करते हैं तो उसमें जो कर्व होता है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर डायरेक्टली लिखते चले जाऊंगा तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि ऐसा ऐसा किया क्यों जा रहा है। और दूसरा टेंजेंट में जब लिखूंगा तो टेंजेंट में पता होना चाहिए कर्व पे टेंजेंट का इक्वेशन होता क्या है, इसलिए देखिए लीनियर अलजेब्रा या वेक्टर स्पेस ये जनरलाइजेशन है, तो जनरलाइजेशन में जो पूरा कॉन्सेप्ट आ सकता है ना, कर्व भी आ जाएगा, लाइन भी आ गया, प्लेन भी आ गया, देखिए अब कर्व और प्लेन के बारे में थोड़ा थोड़ा जैसे कि जिस तरह देखिए हाइपर प्लेन पूरी तरीके से समझने में दिक्कत हुआ ना, ठीक उसी प्रकार कर्व को पूरी तरह समझने में और दिक्कत होगी, कर्व में टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन, ये सब निकाला किस में जाता है, ये सब निकाला जाता है कैलकुलस में, डेरिवेटिव में, तो पहले अगर आप उसको करिएगा उसके बाद तो इसमें हम लोग थोड़ी कुछ नया करते, इसमें बेसिकली हम लोग जनरलाइज करते हैं, लेकिन हर जगह हम लोगों ने क्या किया, जनरलाइज ही किया ना, हर जगह तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे कि सब जगह जनरलाइज कर रहे हैं, सब जगह एक ही बताइए, क्या आपको लोकेटेड वेक्टर, क्या आपको प्रोजेक्शन, क्या आपको वेक्टर नहीं आता था, क्या आपको एंगल नहीं आता था, क्या आपको डॉट प्रोडक्ट नहीं आता था, क्या आपको प्लेन का इक्वेशन नहीं आता था, सब आता था, लेकिन अब हम लोग एन डायमेंशन में जाके सब कुछ को देखना चाह रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार कर्व को भी हम लोग एन डायमेंशन में देखेंगे, तो बस वही है, लेकिन हाँ कर्व के बारे में मुझे गलती लिखा गया यहाँ पे, जब तक अब देखिए टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन डिराइव करना एक अलग ही पार्ट ही हो जाता है, तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्पेशियल वेक्टर। देखिए स्पेशियल वेक्टर कुछ नहीं, एक लाइन में खत्म, वेक्टर इन आर थ्री, आर एन कर रहे थे ना, अब आर थ्री का जो वेक्टर जो आप फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, बहुत यूज है, वेरी यूज इन फिजिक्स, फिजिक्स में बहुत यूज होता है, आपको पता है कि वेक्टर भी लिखोगे ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी ए कैप, इसी को बोला जाता है स्पेशियल वेक्टर, जो कि 3D मतलब तीन डायमेंशन रियल नंबर स्पेस में क्या है,
डिफाइन, और इसका यूनिट वेक्टर आपको पता है आई जे, इसके बारे में सब कुछ आपको पता है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्रॉस वेक्टर का जनरलाइजेशन अगर हम लोग को देखना है, देखिए क्रॉस वेक्टर को जो बेसिकली डिफाइन किया जाता है ना, क्रॉस वेक्टर जो आपका डिफाइन होता है वो 3D में होता है। अरे क्रॉस वेक्टर में यहाँ पे क्यों लेकर आ गया, उसका तो जनरेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्रॉस वेक्टर की अगर बात करूँ तो क्रॉस वेक्टर यानी क्या, यू वेक्टर अक्रॉस वी वेक्टर। अगर मैं यू वेक्टर बोलूँ क्या है, A1 A2 डॉट 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 AN, और वी वेक्टर बोलूँ B1 B2, बेसिकली आपका कंप्लीट हो चुका है लेक्चर, है नहीं। अगर U1 की यू क्रॉस निकालूं तो हम लोग क्या है, एक मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे, आई E1 क्या है, E2 क्या है, E3 क्या है, डॉट 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 EN क्या है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN है ना, B1 डॉट 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 BN, समझ रहे हो ना, B1 B2 B3 और डॉट डॉट BN। अब देखिए ये जो क्रॉस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होता है, ये बेसिकली अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कहते हो तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है आपका, ये आर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट मतलब यू क्रॉस वी जो होता है, ये बेसिकली आर एन में डिफाइन नहीं हो पाता है। देखिए डिटर्मिनेंट निकालना और क्रॉस निकालना अंतर है। टेंसर एनालिसिस का वीडियो जब आप देखिएगा अपलोड, जैसे आज कल में 6वां लेक्चर था उसके अंतिम में मैंने डिटर्मिनेंट यानी कि क्रॉस को दिखाने के लिए, क्रॉस को हम लोग दिखाने के लिए 3 क्रॉस को वैसे शॉर्ट फॉर्म में दिखा सकते हैं, वो हम लोगों ने देखा था। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो आपका एक वेक्टर का होता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट 3 डायमेंशनल से ज्यादा में डिफाइन नहीं होता है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, अरे भाई क्रॉस प्रोडक्ट क्या मतलब होता है, एक वेक्टर का क्रॉस दूसरे पे, और वो जो डायमेंशन में डिफाइन होगा वो बेसिकली 3 तक ही है। ये अगर R4 पे भी डिफाइन नहीं होगा, समझ रहे हो ना, R4 पे डिफाइन नहीं होगा, और क्या कहते हैं n का वैल्यू अगर 3 के बराबर, मतलब जो ये n का वैल्यू है, अगर n का वैल्यू 3 के बराबर होगा तब जाके ये क्या होगा, आपका क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन होगा। समझ रहे हो, तब जाके आपका ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिफाइन होगा। अब एक चीज सोचिए, अगर मैं बोलूँ दो दो डायमेंशन के, तो अगर एक यू वेक्टर, चलिए चेक कर लेते हैं ना, दो दो के लिए डिफाइन होगा कि नहीं, आई क्या प्लस जे क्या, और मान लेते हैं R2 लिख दिया हम लोगों ने, और फिर वी वेक्टर लिखा और 2i क्या प्लस 2j क्या। अगर मैं इसको u क्रॉस v निकालूं तो u क्रॉस v क्या होता है, u v साइन थीटा, जिसको डिटर्मिनेंट से निकालेंगे। बताइए डिटर्मिनेंट में क्या i या j लिखिएगा, i या j, तीसरा तीसरा तो कुछ है ही नहीं, और क्या लिखिएगा i या j, और लिखिएगा क्या यहाँ पे 1 1 और 2 2, और देखिए ना कितना का मैट्रिक्स हो गया है, 3 क्रॉस 2, ये होगा क्या, नहीं होगा, तो 2 में भी डिफाइन नहीं होगा, मतलब 2 डायमेंशन में भी डिफाइन नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें 3 डायमेंशन की, तो 3 डायमेंशन में होगा, क्योंकि 3 में ये भी 3 होता है और ये भी 3 होता है। क्योंकि ओहो पता तो चल गया ना, देखिए ना कैसे नहीं पता चला, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो उसी का पॉसिबल है, बिकॉज डिटर्मिनेंट is only possible for स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर ऑर्डर सेम होना चाहिए। बताइए क्या इसका ऑर्डर सेम है, जी नहीं, ये है 3 क्रॉस n। बताइए होगा क्या, नहीं होगा, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ 3 में होगा, n बराबर 3 होगा, तभी जाकर आपका क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन होगा, अदरवाइज क्रॉस प्रोडक्ट जनरलाइज के लिए डिफाइन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है ना। और भी अगर इसके बारे में देखना तो आप टेंशन ऐसे का तीसरा वीडियो आप देख लीजिए, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। आज तक के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ रहे थे, वहां पे ये वेक्टर का जो एलिमेंट सब था, ये एलिमेंट था जो कि मैंने स्टार्टिंग में वो रियल नंबर से था। कल से जो शुरू होगा लेक्चर, उसमें आपका बेसिकली जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये रियल नंबर ना होके अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ने से पहले आप एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 का पढ़ के आ जाए, ताकि आपको दिक्कतें नहीं हो। अदरवाइज मैं यूज करूंगा तो उसको हल्का बता ही दूंगा, लेकिन पुराना का यूज हो सकता है। Thank you very much.